तर्कस। और आज हमारे स्टूडियो के कैंपस में बहुत खुशी की बात है कि तमाम अधिवक्ता और विद्वान लोग यहाँ इकट्ठा हैं, जो सोशल वर्कर हैं। सभी लोग हम आपसे बात करेंगे और आपसे हमारे दर्शकों के लिए आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच जौनपुर ज़िले के ब्लॉक प्रमुख हैं और जिनको हम लोग ये कहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों के आप प्रतिनिधि हैं। और ये अच्छी बात है कि आज जो पाखंड, अंधविश्वास और कुतार्किकता, तरह तरह की जो धारा बह रही है, उसके विरुद्ध आप एक अडिग मसाल लेकर खड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे, निरंतर आप काम करते रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपना परिचय भी बताएं और ये भी बताएं कि इस समय आपका क्या मुख्य अभियान प्रयास चल रहा है। मैं शूद्र लाल प्रताप यादव हूँ, मड़ियाहूँ जौनपुर से हूँ, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हूँ। और हमारा मेन उद्देश्य है समाज में अंधविश्वास, कुरीतियों को दूर करना और समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, ज्ञानता शिक्षा का भेदभाव है, इसको दूर करना, समाज को नए वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक युग में आगे ले चलना, जिससे समाज का विकास हो सके और समाज समृद्धशाली बन सके। तो इन दिनों, इस समय आप विशेष तौर से कोई अभियान हो, क्योंकि समय समय पर आपके अभियान कुछ चलते रहते हैं, इस समय कोई विशेष अभियान हो तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोगों का अभियान तो लगातार चलता रहता है। जब सुबह से हम लोग उठते हैं तो तब से हर व्यक्ति से हर जगह चर्चा करना और करना, प्रतिदिन हम लोगों का अभियान चलता है। आज भी इसी अभियान की कड़ी में हम लोग आजमगढ़ गए थे, माननीय शूद्र रमाकांत यादव जी के हैं, जो पूर्व सांसद हैं। और आप बनारस के सारे अधिवक्तागण हैं, जो वहाँ पे शूद्र अधिवक्ता संघ ने, शूद्र अधिवक्तागण ने भी ये ठान लिया कि समाज से अज्ञानता शिक्षा को दूर करना है, ऊंच नीच को दूर करना है और समाज में जो पाखंड के रूप में समाज को ठगा जा रहा है, इसको भी दूर करना है। इसके लिए सब दृढ़ संकल्प होकर आए हैं और 14 तारीख एक विशाल अधिवक्ताओं का पूरे बनारस में जो है एक बौद्धिक चिंतन होने जा रहा है, जहाँ से इस पर आगे लगातार काम किया जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात बताया। काशी, जिसको सारनाथ के रूप में भी हम जानते हैं, वह विश्व में धर्म की राजधानी है। धर्म वहीं से पैदा हुआ, वहीं तथागत बुद्ध की जो वाणी निकली, जो उन्होंने प्रथम उपदेश अपना किया, वही पूरी दुनिया में धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म के नाम पर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं जो धर्म के दायरे में आती नहीं है, वो कहीं ना कहीं पाखंड और लोगों के शोषण और तरह तरह से अतार्किक और अवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिया, वह उसी धरती से दिया है। और आज पूरी दुनिया को फिर ज़रूरत है एक नई रोशनी की, नई किरण की। और आप वहाँ के अधिवक्ता लोग बैठे हैं, बहुत खुशी की बात हो रही है। आप संविधान के प्रतिनिधि हैं एक तरह से। वैसे तो भारत का संविधान अभी पेपर प्लान ही है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे अधिवक्ताओं की ज़रूरत है। जब जब देश के लिए ज़रूरत पड़ी, अधिवक्ताओं ने काम किया है। हमारे सबसे निकट यहाँ जो बैठे हैं हमारे अधिवक्ता, परिचय बताएं अपना। मेरा नाम बीरबली सिंह यादव, मैं वाराणसी कचहरी में वकालत एडवोकेसी का काम करता हूँ और दबे कुचले वर्ग का तरफ से अधिकांश। क्या कहना चाहते हैं वर्तमान समय में किसानों की, मजदूरों की जो हालात है, जो स्थितियां हैं, जिस तरह से संविधान पर भी खतरे की बात बताई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर एकजुट होकर के हमको जो भी चीज़ें हैं, सबको ओबीसी और एससी माइनॉरिटी के लोगों को जागरूक करना और बताना कहाँ गलत है, उसको दिशा में और में लाना मेरा हम लोग पहल में भी है और कोशिश भी करेंगे कि सब लोगों को बताया जाए कि कहाँ पर कैसे जागरूक होकर के उसको। ठीक है, इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और अधिवक्ता साथी बैठे हुए इधर, इनसे बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय और अपनी बात बताएं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव है, मैं अधिवक्ता जन वाराणसी से हूँ। हम लोग पूरे पूर्वांचल की अधिवक्ताओं को लामबंद कर रहे हैं कि जो संविधान व संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो करके मनुस्मृति लागू करने का वर्तमान सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, उसको कैसे विफल किया जाए। और उनकी आरएसएस के नेतृत्व में 126 यूनिटें काम कर रही हैं, जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला करके धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाने की कोशिश चल रही है, उस कोशिशों को कैसे नाकाम किया जाए। जो भी इस देश में लोग इनके आंदोलन, इनका जो मिशन है लोगों को गैर बराबरी में बांट करके रखने के लिए, उस मिशन के खिलाफ बोलने का काम करता है, तो उसको देशद्रोही कह करके
उसको नक्सलाइट कह करके, उसको समाज विरोधी कह करके ये लगातार जो है उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करना, उनको प्रताड़ित करना, उनके दूसरे मुकदमे में फंसा देना, ये कार्रवाई में लगातार सरकार काम कर रही है। तो हम लोगों ने पिछले बार CA-NRC में बनारस में 64 लोग गिरफ्तार हुए थे, उन सारे लोगों का हम लोगों ने जो है जमानत कराया और उनके मुकदमों को हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उससे पहले से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने यह तय किया कि पूर्वांचल में अधिवक्ताओं के नेतृत्व में जो भी संविधान और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए संरक्षण के लिए हम लोग काम करेंगे और इनकी कोशिश को हम लोग नाकाम करेंगे। साथ ही साथ CA-NRC के खिलाफ बनारस में हम लोगों ने नेतृत्व किया, आंदोलन को बुलंद किया और इसके बाद इनका जब कृषि कानून आया है, इसके बाद पिछले 2 महीने में हम लोग लगातार 15 कार्यक्रम अधिवक्ताओं के नेतृत्व में किया है और 14 मार्च को हम लोगों ने संविधान व संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण में हमारी भूमिका विषयक एक जन कन्वेंशन, विशाल जन कन्वेंशन पूर्वांचल स्तर पर हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसमें माननीय रमाकांत यादव जी, पूर्व सांसद आजमगढ़, माननीय लौटम राम निषाद जी, माननीय लाल प्रताप यादव जी ब्लॉक प्रमुख जो हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम BHU से प्रोफेसर BK सरोज से लेकर के अमरनाथ पासवान से लेकर के तमाम प्रोफेसर लोग उसमें रहेंगे। पूरे पूर्वांचल के अधिवक्ता, हाई कोर्ट के अधिवक्ता, कुछ रिटायर्ड जजेज रहेंगे। उनके बीच में एक गंभीर चिंतन रखा गया है कि जो हमारे SC-BC माइनॉरिटी के लोग हैं जो मानसिक गुलामी के शिकार हैं, तो गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए हम लोग उस दिन का कार्यशाला रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग जो है इस समय 2021 का सन है, 2021 में पिछड़ों की जातिगत जनगणना होनी है, तो मनुवादी लोग हर 10 साल पे कोई न कोई प्रोपोगंडा करके पिछड़ों की जातिगत जनगणना नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको यह उम्मीद है कि पिछड़ों की जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उनको अपनी संख्या का, अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, तो उनके हिसाब से हमको रोजगार देना पड़ेगा, योजनाएं बनानी पड़ेगी, उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। इसलिए जब 1932 के बाद से जानवरों की गणना होती है लेकिन पिछड़ों की गणना नहीं होती है। 1942 में आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के नाम पर। 1951 में जो है देश आज़ाद हुआ था उसके नाम पर। 61 में इन्होंने 62 वाला युद्ध ला दिया पाकिस्तान का। 71 में इन्होंने चाइना का और बांग्लादेश का मैटर ला दिया। 81 में जो है इन्होंने जो है इमरजेंसी वाला दौर रहा। 91 में जो जब जनगणना होनी थी तो 89 में मंडल के बाद कमंडल इन्होंने ला दिया। 2001 में गोधरा इन्होंने ला दिया। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ला दिया। 2021 में इन्होंने CA-NRC के बाद किसान बिल, मजदूरों का बिल, तमाम बिल ला करके ये हम लोगों को विचलित करना चाहते हैं। एक तरफ संविधान खत्म करना चाहते हैं, दूसरा तरफ मंदिर निर्माण करना चाहते हैं कि पिछड़ों की मानसिक गुलामी बनी रहे। हम इनकी साजिश को नाकाम करेंगे और पूरे देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण के लिए काम करेंगे। इस मसाल को जलाएंगे। जो इस देश के पिछड़े हैं उनकी मानसिक गुलामी से हम लोग उनको दूर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आपकी बात यह है कि मुट्ठी भर लोग, उनकी तमाम पार्टियां हैं, तमाम चेहरे हैं, तमाम ढंग से वह इस देश को अपने गेंद हमेशा उनके पाले में होती है। जैसे चाहते हैं वह खेल खेलते हैं, खिलाते हैं और अपना ही कराते हैं। जिससे बाहर अभी तक निकलने की स्थिति नहीं बन पाई है। तो हमारे साथ एक और साथी अधिवक्ता हैं, आप भी अपना परिचय बताएं और हमारे दर्शकों के लिए अपना विचार दें। मैं कमलेश यादव एडवोकेट, मैं टैक्सेशन वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ तक सवाल है जो आज का वर्तमान परिवेश चल रहा है, मानसिक गुलामी से पीछे सबको ले जाने के लिए ढकेला जा रहा है। अपने अपने नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसके आड़ में हर काम वो किया जा रहा है, जिससे ये लोग 85% वाले नीचे दबते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसको कानून बना करके उनको पीछे करने का काम किया जा रहा है। जबकि इसके संदर्भ में हम लोगों ने पिछले सत्र में 14 मार्च को ही सेमिनार आयोजित करके कम से कम जनता को जगाने के लिए वो प्रोग्राम किए थे, जिसका बहुत अच्छा प्रतिफल रहा। उसमें जैसे आप ब्लॉक प्रमुख जी वहाँ पर शिरकत किए थे और BHU विद्यापीठ, कई यूनिवर्सिटियों और हाई कोर्ट के जज, वकील, बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसका मैसेज जनता में गया था। लेकिन आज देश को पीछे करने के लिए हमेशा ये राजनीतिक पार्टियां खेल खेलती जा रही हैं। आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में कानून बना करके शिक्षा को इतना वो दबा कुचला कर दिया जा रहा है, महंगा कर दिया जा रहा है कि सामान्य घर के बच्चे ऑनलाइन से
स्टडी न कर सकें, वो पीछे हो जाएं। अच्छे जो समृद्धशाली हैं उन्हीं के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें। यहाँ तक कि नौकरियों में आरक्षण ख़त्म करके यहाँ तक देखने में आ रहा है कि डायरेक्ट IAS सुनने में आ रहा है कि इतना बना दिए गए। ये बताइए देश कहाँ अंधकार में ढकेला जा रहा है? इसके जिम्मेदारी हम लोगों पर है। इसीलिए फिर अगला जो 14 मार्च को सेमिनार आयोजित है, इसमें इन सब बातों को उठाया जाएगा और हर पहलू पर मतलब अपने अपने लोग मैसेज देंगे और संदेश दिया जाएगा। और जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के बाद देश में अफरा तफरी मच गई, फिर उसके बाद GST ला दिया गया। GST में हर व्यापारी वर्ग परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, कानून इतना संकुचित कर दिया जा रहा है जिससे अंधेरे में रख करके और जो इसका GST काउंसिल की जो मीटिंग दिल्ली में की जा रही है, अधिवक्ता जबकि पूरे देश में पूरे हर महानगरों में हैं, लेकिन उनको उस कमेटी में कभी नहीं शिरकत करने के लिए उनको बुलाया नहीं जा रहा है। उसमें किसको बुलाया जा रहा है? उनके कार्यकारिणी में जो हैं मतलब मंत्रिमंडल में उनसे अर्चित परिचित CA लोगों को उसमें वो दिया जा रहा है मौका। तो वो अब गरीब जनता के साथ जो अधिवक्ता कचहरी में बैठ के उनके परेशानियों को सुनता है, समझता है, निराकरण करता है, उनको जब वहाँ उस कमेटी में नहीं बुलाया जाएगा तो क्या जानेंगे कैसे कानून को शिथिल किया जाए, आसानी से किया जाए कि सब लोग अपना टैक्स जमा करें और उसको सुविधाजनक बनाएं। लेकिन हर काम आड़ में खेला जा रहा है जिससे हर पूरे देश की जनता परेशान है, त्रस्त है। और ये मैसेज भी दिया जा रहा है, लोग हमारे यहाँ जबकि ज़्यादा परसेंटेज सवर्ण का है अधिवक्ताओं में, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि ये ऐसा गेम हो गया कि हम लोग नहीं समझते थे, आज तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो 25 साल से वकालत करते करते आज इस स्थिति में पहुंचा है कि अब सोचता है कि चलो पढ़ाई लिखाई अब हो गया, अब मतलब अनुभव के आधार पर वकालत करेंगे, अब उनको कंप्यूटर पर काम करना। बताइए आज तक उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं लिए, एकाएक अब जो 50 साल के आसपास पहुंच गया अधिवक्ता, वो कैसे काम करेगा? उसके साथ साथ बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब इसके लिए क्या कहा जाए, यहाँ तक कि अभी GST काउंसिल के लिए मैंने वहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस होता है उसके लिए आवाज़ उठाया हूँ और मैं उसके लिए पत्रांक भी भेजा हूँ, जैसे कॉपी PM CM सबको भेजने, लेकिन कहीं का कुछ पता नहीं चलता है, कुछ आया नहीं तो कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। तो मतलब देश में अफरा तफरी का माहौल है। RSS का भी यही एजेंडा समझ में आता है कि अपने देश के लोग 95% लोग गरीब रहेंगे तो 5% शासन में हमेशा बने रह सकते हैं। तो इसके लिए शासन में बने रहने के लिए लोगों को मूर्ख बनाए रखना, लोगों को जाहिल बनाए रखना, लोगों को अशिक्षित बनाए रखना, उनको भूखा नंगा बनाए रखना, इस तरह की सोच ये आपका कहने का मंतव्य था। हमारे बीच सोशल वर्कर और भी साथी बैठे हुए हैं, इधर नौजवान हैं, आप भी कुछ अपना विचार। जी मेरा नाम राजेश है। बता दी माननीय प्रमुख जी ने बताई, हम भी इन लोगों की मीटिंग में शामिल होते हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो किसान बिल आया हुआ वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। तो 14 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में माननीय सांसद जी के हम लोग गए थे, अभी वापस भी हो रहे हैं। कार्यक्रम बहुत कम समय है और हम लोग इसके लिए प्रयास है कि अच्छा कार्यक्रम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। राजनीति में शायद सच बोलने से लोग थोड़ा मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। रमाकांत यादव जी ने जो सच बोलने का साहस किया है, हो सकता है उनको राजनीतिक रूप से उसका नुकसान भी उठाना पड़े। तो क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने एक जोखिम उठाया है और ऐसी स्थिति आती है तो कितना साथ आप लोग देंगे उनका? हम लोग उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। राजनीतिक रूप से उनका इसमें निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए ऐसे लोगों को, क्रांतिकारी लोगों को आगे आना ही होगा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाना ही होगा। रमाकांत यादव जी पूर्वांचल के पेरियार हैं, पूर्वांचल के वो अम्बेडकर हैं और उन्होंने जो मिसाल उठाया है वो अपने राजनीतिक हक और अपने राजनीतिक जो उनका स्वार्थ है उसको पीछे करके जो है समाज के हित और सम्मान को आगे रखा है। हम लोग उनके नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हम लोग जो है उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर से उनके साथ अगर ये अधिवक्ताओं का, बुद्धिजीवियों का ये हुजूम बढ़ता गया तो आने वाले समय में उनका एक उठाया गया कदम एक क्रांतिकारी और निश्चित रूप से सामाजिक
राजनीति का क्रांतिकारी राजनीति का सूत्रपात करेगा और इससे हम एक मंगल भविष्य की उम्मीद रखते हैं। और आप लोगों ने इस अभियान को चला रखा है, इसके लिए आप सभी नौजवान दिख रहे हैं, आपके चेहरों पर एक जज्बा है, एक साहस है, एक हिम्मत है, एक जुनून है। वो जुनून जरूर कुछ अच्छा करेगा, इसकी हम उम्मीद रखते हैं। और अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आप इस विमर्श को समझें, स्वीकार करें और इसको आगे बढ़ाएं, इस पर चिंतन करें। और किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी, किसी कहीं भी हो, नौजवान होता है, अगर वो जिंदा है तो उसके अंदर जिंदगी का अवशेष होने का कुछ लक्षण होना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए, सही ढंग से सोचना चाहिए, दलों और तमाम दायरों और वायदों के से ऊपर उठ करके। कुछ अंत में कहना चाहेंगे? बात किया हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।